Hey guys, welcome back to my channel The Concept Guru. I am your guru indeed. तो लास्ट लेक्चर हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर किए, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स भी हमने कवर किए और साथ ही साथ आपने देखा कि उसकी लेंथ भी कितनी बढ़ गई। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वो लेक्चर हो गया। बट बिलीव मी गाइज, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है देन गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसके लिए आपको पहले इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के दोनों पार्ट देखने चाहिए, देन यू शुड अटेंड दिस लेक्चर। तो कॉन्सेप्ट्स डज मैटर एंड यहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट्स इन द इजीएस्ट मैनर। तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? आज हम एक्टिविटी 1.9 कवर करने जा रहे हैं। इट टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये वो हम जानेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी 1.10 दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। आफ्टर दैट 1.11 एक्टिविटी इज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, वो भी एक एक्टिविटी के थ्रू ही हम जानेंगे। एंड फाइनली रेंसिडिटी एंड करोजन, दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वन बाय वन लेट अस स्टार्ट विद दीज एक्टिविटीज। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए apparatus क्या क्या चाहिए आपको? यू नीड 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब्स आपको चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए है? 3 नेल्स चाहिए। नेल्स पता है ना, वो कीले जो दीवार में हम करते हैं वो नेल्स होते हैं। तो 3 नेल्स हमें चाहिए हैं। 3 नेल्स के बाद और क्या चाहिए हमें? कॉपर सल्फेट चाहिए, CuSO4 सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए है इनको होल्ड करने के लिए। नेल्स को होल्ड करेंगे हम इस स्ट्रिंग से। बस इतनी चीजों में, इतने अपैरेटस में हमारी बात बन जाएगी। तो यहां पे मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 5 ml, याद रखो क्वांटिटी को। तो 5 ml आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और यहां पे 3 नेल्स ले लेनी है। नेल्स ऐसी 3 नेल्स है हमारे पास। आयरन की नेल्स है, याद रखना। नेल्स तो आयरन की होती हैं वैसे। तो ये आयरन नेल्स ले ली हमने। यहां पे मैं लिख देता हूं आयरन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आयरन के साथ ही रिएक्शन हो रहा है तो आयरन नेल्स लगेंगी। नाउ हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। हमें ये 2 नेल्स को स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देना है और इनको डिप कर देना है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहां पे हमने जो 2 नेल्स थी उसको इस स्ट्रिंग की हेल्प से कॉपर सल्फेट के 5 ml सॉल्यूशन में इस टेस्ट ट्यूब ए में डिप कर दिया और इसको फिर 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देना है, रिएक्शन को होने देना है। अब मैं आपको बताता हूं क्या रिएक्शन होगा। बहुत मैजिकल रिएक्शन होने वाला है, बड़े कलर्स के चेंजेस होने वाले हैं यहां पे। तो देखिए हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था? CuSO4 का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। ब्लू कलर AQ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने डिप कर दी थी आयरन नेल। आयरन का आपको पता ही है सिंबल Fe होता है। और 20 मिनट्स के लिए हमने इसको एज इट इज रख दिया। 20 मिनट्स के बाद क्या हुआ? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन की पोजीशन से ही हटा दिया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया। तो SO4 के साथ पहले Cu था, अब हो गया Fe, तो FeSO4 बन गया और Cu जो है वो सेपरेट आउट हो गया। और ये Cu पता है आपको, इन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो ये जो 2 नेल्स थे ना, जो पहले नेल का कलर कैसा होता है? ग्रेश कलर होता है, पर अब वो कैसे दिखने लगे? रेडिश ब्राउन कलर के दिखने लगे, ब्राउनिश कलर के दिखने लगे। कॉपर का कलर आपको पता है ना, रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर के ये 2 नेल्स जो हमने डिप किए थे ये रहे।
इनका कलर ऐसा हो गया। सर क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि कॉपर का डिपोजिशन इनके ऊपर हुआ। So now I am going to tell you the definition of displacement reaction. Displacement reaction की definition क्या है? तो when a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. What is salt solution? This CuSO4. CuSO4 एक salt होता है, उसको हम पानी में घोल देंगे तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने वही सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया है हमारी एक्टिविटी के लिए। इसका कलर ब्लू कलर था। फिर हमने क्या किया, आयरन नेल को उसमें डिप कर दिया। और कॉपर भी एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है। आयरन इज वेरी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली, ध्यान से सुनो। हायर रिएक्टिव मेटल, व्हेन हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव मेटल from its salt solution, then such process is called as, such reaction is called as displacement reaction. तो सर जो कलर था कॉपर सल्फेट का, क्या उसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ा? यस, वो ब्लू कलर का था बिफोर द रिएक्शन कॉपर सल्फेट CuSO4, एंड आफ्टर द रिएक्शन वो कॉपर सल्फेट नहीं रह गया, वो क्या बन गया, FeSO4 बन गया। मतलब ये फेड हो गया। कलर कैसा हो गया, एकदम फेड। मतलब आपको बहुत ही लाइटेस्ट ब्लू कलर दिखेगा, फेडेड ब्लू कलर दिखेगा। तो इस तरीके का कलर किसका हो गया, FeSO4 का हो गया। तो कलर के दो चेंजेस हमने देखे। एक तो नेल्स जो थे उनके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो गया तो वो रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश कलर के दिखने लग गए। एंड दूसरा जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, क्योंकि अब वो FeSO4 बन गया आफ्टर द रिएक्शन, तो उसका कलर भी ब्लू कलर फेड हो गया। सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आप लेबोरेटरी में भी करेंगे। और वैसे तो हम चाहें तो ये हमारे घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं रिएक्शन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्ट लेके आने का, उसका सॉल्यूशन बना दो और 2 कांच के जो आपके पास ग्लास होते हैं उसमें आप ये चीज करके देख सकते हैं। नाउ हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसके 2 और भी एग्जांपल्स दिए हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। ये रब कर देता हूं, फिर आपको वो 2 बचे हुए एग्जांपल्स बताता हूं मैं। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2 और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये जो अभी अभी हमने डिस्कस की, दिस वाज एक्टिविटी 1.9। उसमें कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन हमने देखा और किस तरीके से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना दिया, मतलब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया। पर अब हम 2 अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। लेट अस चेक देम 1 बाय 1। तो फर्स्ट रिएक्शन है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ में फिर से। अच्छा, ये कैसा सॉल्यूशन है, अभी बताया था आपको, एक्वस। जिंक क्या होता है, मेटल होता है, मतलब ये सॉलिड हो जाएगा। अब जब रिएक्शन होगा तो अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगेन वो मोर रिएक्टिव है, दैट इज व्हाई इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट इट आउट। तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट and copper will be separated out just like the activity 1.9। ये एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है। दूसरा आपको लेड का दिया हुआ है, PB का। अच्छा सर, ये इसकी स्टेट क्या होगी, जिंक सल्फेट है तो ये सॉल्यूशन ही है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, और कॉपर मेटल है, सॉलिड हो जाएगा। अब लेड को अगर हम कॉपर क्लोराइड से CuCl2 इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, again lead is more reactive than copper, so it will form lead chloride PbCl2 solution aqueous plus copper will be separated out, तो Cu इसकी स्टेट कैसी होगी, सॉलिड स्टेट होगी। तो देखिए ये 2 सपोर्टिंग एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में आपको एक्टिविटी के साथ साथ में। यू शुड नो प्रिसाइसली ऑल दीज 3 इक्वेशंस। आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में, और लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ में। सल्फेट नहीं है, क्लोराइड है, बस ये बात आप ध्यान रखना।
तो ये 3 रिएक्शन दी हुई हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज एक्टिविटी 1.10 एंड इट इज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे, एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट सीख लेते हैं, देन क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हमारी बुक में दिया है क्या? नहीं दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? डेफिनेटली। सो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है दो कंपाउंड्स के बीच में, एक है सोडियम सल्फेट और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। तो एक है सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट, और दूसरा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होने जा रहा है जिसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई 2 बार हो जाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत नहीं है, पहले जो डेफिनेशन की थी उसमें हम 1 की जगह 2 टाइम्स लगा देंगे तो हमारी डेफिनेशन सही हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इन द रिएक्टेंट्स, एक्सचेंज हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। यहां पे एक्सचेंज बोल सकते हैं या फिर स्वैपिंग बोल सकते हैं। तो स्वैपिंग ऑफ आयंस और एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। मैं आपको बताता हूं कैसे ये हो रहा है। तो देखो, ये सॉल्ट सॉल्यूशंस है, दोनों एक्वस है, एक्वस है। इसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो Na क्लोराइड के साथ आके NaCl बनाएगा और BaSO4 के साथ बेरियम सल्फेट बनाएगा। अभी इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो यहां 2Na या 1Na है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहाँ 2Na है, 2 क्लोराइड है, यहाँ पे भी 2 क्लोराइड है, तो क्लोरीन और सोडियम बैलेंस हो गया। 1Ba है, 1Ba है, 1SO4 है, 1SO4 है, ये बैलेंस हो गई, सिर्फ 2 लगाना पड़ा हमें यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आप सबको पता है, कॉमन सॉल्ट, टाटा नमक, व्हाइट नमक जो आप खाते हो। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा, ये तो पानी में घुल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। और ये BaSO4 जो है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है भैया, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाएगा, इनसॉल्युबल होता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट कभी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे कभी कभी हम शक्कर को घोलते हैं, शुगर को, तो बहुत सारी शुगर होती है, कम पानी होती है, तो शुगर कैसे नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे दिखती है ना, बस वैसे ही। बस शुगर और प्रेसिपिटेट में फर्क है कि प्रेसिपिटेट कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है, शुगर तो आप थोड़ा और पानी, वॉल्यूम और वाटर की मिलाओगे तो सॉल्युबल हो जाएगी। तो यहां पे ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरियम सल्फेट हो रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट, चलो देख के तो आ रहा है कि 2 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, पर ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। आप ध्यान से देख लो, यहां पे ऐसा नहीं है कि एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम भी क्लोराइड के साथ आ गया, तो ये एक्सचेंज हुआ है। आप देखो यहां पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, याद रखो, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट्स में ही हो रहा है, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ कहां हो रहा है, रिएक्टेंट्स में हो रहा है। तो बिटवीन द रिएक्टेंट्स, याद रखना ये लाइन को, शायद आपके एनसीईआरटी की बुक में भी सेम लाइन दी गई है। तो अभी आप देखोगे कि किस तरीके से कंपाउंड सेटिस्फाई हो रहा है। SO4 का आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। पहले नेगेटिव आयंस देख लेते हैं। क्लोराइड का आयंस क्या होता है, Cl माइनस होता है। सोडियम का क्या होता है, Na प्लस होता है। और बेरियम का क्या होता है, Ba2 प्लस होता है। तो अब आप देखो कितना मस्त सेटिस्फेक्शन हो रहा है। यहाँ पे 2 नेगेटिव आयंस थे, 2 पॉजिटिव आयंस थे, दोनों कंबाइन हो गए एक्सचेंज में और इन्होंने कंप्लीटली BaSO4 बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1 पॉजिटिव आयन 1 नेगेटिव आयन, ये भी एक्सचेंज में कंबाइन हो गए दोनों
और इन्होंने NaCl बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। डिफरेंस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड द लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और सॉल्ट सॉल्यूशन का बेचारा जो मेटल था, पहले कॉपर था ना, कॉपर सल्फेट हमने लिया था, वो आइसोलेटेड हो गया, वो किसी के और के साथ रिएक्ट नहीं किया, यहां पे कोई एक्सचेंज प्रोसेस नहीं हुई, स्वैपिंग नहीं हुई। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। सो आई होप you are very thorough with the displacement reaction, double displacement reaction, and the difference between both of them. So now friends, we are moving on to the one of the most important chemical reactions in this chapter, which is based on oxidation and reduction process. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये इस चैप्टर की मेरी नजर में, एग्जामिनर्स की नजर में, बोर्ड पेपर सेटर्स की नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीडेशन का। तो आप देखिए कि कॉपर, आपकी बुकों में जो एग्जांपल्स लिए हैं बस वही एग्जांपल मैं लूंगा। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाई कॉपर 2 ऑक्साइड, बोलते हैं इसे। तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाई मतलब CuO बनाई। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है, याद रखना। ये हीट करने पे, यहां पे आप हीट लिख देना, ठीक है ना। तो कॉपर को जब आपने हीट किया तो मैंने कल आपको बताया था बर्निंग प्रोसेस में कि ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप हीटिंग करोगे केमिस्ट्री में या कहीं भी, तो केमिकल रिएक्शन में हीटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए कि सब्सटेंस बन गया कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कॉपर का तो कलर क्या था? रेडिश ब्राउन कलर था, याद करो। तो उसके ऊपर जो सब्सटेंस था, कॉपर था, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। ये भी सॉलिड ही है, ये भी सॉलिड है, यहां पे लिक्विड नहीं है। तो ये जो ब्राउन कलर का था ना, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। दिस इज कॉपर ऑक्साइड। अब इसको हम ऑक्सीडेशन, देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन तो तुरंत बन जाएगी, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, और उसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो यहां पे रिएक्टेंट्स में आप देखोगे कॉपर में एडिशन हुआ। किसका एडिशन हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। दैट इज वाई उसने क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इस प्रोसेस को बोला हमने ऑक्सीडेशन। तो व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड, व्हेन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द रिएक्टेंट विद सम अदर कंपाउंड सच दैट वी गेट इट्स ऑक्साइड at the product end, this is oxidation reaction। तो ऑक्सीडेशन हो गया यहां पे। अब अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, देखो ध्यान से, अभी CuO था, CuO जो सब्सटेंस है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग है, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास करी। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर हमने डाली, और ऐसा होने से क्या हुआ कि ये इसने बना दिया Cu प्लस H2O। तो ये जो ब्लैक कलर था वो फिर से हट गया और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के कलर में कन्वर्ट हो गया वापस। अब यहां पे देखो एक जबरदस्त काम हुआ, यहां पे हुआ है रिडक्शन। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो हमने उसको ऑक्सीडेशन बोला, नाम से ही सुन के ही समझ में आ जाता है। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो उस प्रोसेस को हमने रिडक्शन बोला। आप देखो ध्यान से, सर ऑक्सीजन का रिमूवल कहां हुआ? ये देखो रिएक्टेंट के पास क्या था? कॉपर ऑक्साइड था।
पर आफ्टर द रिएक्शन कॉपर के पास ऑक्साइड नहीं रह गया, ऑक्सीजन नहीं रह गया, ऑक्सीजन हट गया, दैट इज वाई दिस इज रिडक्शन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। और ऐसा किसको ऐड करने से किया? हाइड्रोजन के ऐड होने से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया और कॉपर रह गया, सो दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिड्यूस हुआ? एक बात याद रख लेना, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स में होंगे, प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा। कल को ये आ गया क्वेश्चन तो प्रोडक्ट में चेक करने नहीं बैठ जाना, ये दोनों कहां मिलेंगे आपको? रिएक्टेंट्स में मिलेंगे। तो देखो यहां पे ये कॉपर ऑक्साइड है, मैंने क्या बोला? रिएक्टेंट में मिलेंगे, मतलब इसमें से कोई एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है और दूसरा रिड्यूस्ड है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड CuO जो है वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एक CuO का ऑक्सीजन हट गया और Cu में कन्वर्ट हो गया। तो वी कैन से कॉपर ऑक्साइड इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ये कैसा सब्सटेंस है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। हमेशा रिएक्टेंट्स में देखना है, याद रखना, बात को भूलना नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। यही तो कॉन्सेप्ट सीखते हो इस चैनल पे आप। सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। और यहां पे देखो ध्यान से, इस रिएक्टेंट हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, पर आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन आ गई। दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसको बोलेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो स्टेटमेंट देने के लिए जाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया इनटू H2O। आई होप दिस मच हैज बीन क्लियर टू यू नाउ। अभी और भी एग्जांपल्स दूंगा, अभी 2-3 एग्जांपल्स और दूंगा तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और थोड़ा भी स्कोप जो कंफ्यूजन का है वो नहीं रह जाएगा। अच्छा, पर न्यू एग्जांपल लूं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने बातों बातों में रेडॉक्स रिएक्शन भी देख लिया। अब रेडॉक्स रिएक्शन सर क्या होता है? देखो, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेड ऑक्स, तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली देखने मिलती हैं हमें। जो अभी अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें भी देखा ना हमने, CuO जो था वो रिड्यूस हो गया Cu में, तो यहां पे रिडक्शन हो गया। और H2 जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया H2O में, तो ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस हो गई। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो। सर अगर हमें कभी एग्जाम्पल लिखने के लिए आ गया तो क्या हम इसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या रेडॉक्स तीनों में दिखा सकते हैं? हाँ, तीनों के लिए आप एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और उसके बाद हम एक नए टॉपिक में आगे बढ़ेंगे जो है एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डे टू डे लाइफ में हमें कैसे अफेक्ट करता है वो हम सीखेंगे करोजन एंड रेंसिडिटी में, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। तो नाउ फर्स्ट लेट अस टेक सम फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक। तो एक एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में ZnO प्लस कार्बन, इसमें कार्बन ऐड कर दिया तो ये बन गया Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड है, यहां कार्बन है, कार्बन ले लेना है, कोल ले लेना है, कोयला कार्बन। और जिंक ऑक्साइड जो है आप देखो आफ्टर द रिएक्शन वो रिड्यूस हो गया है किसमें? जिंक में। सर रिड्यूस क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है। तो जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो रिडक्शन है, जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन है। तो यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड की बात करूं तो सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? सर आपने तो बोला रिएक्टेंट्स में ही देखना है, बिल्कुल, कभी भी प्रोडक्ट में नहीं देखना है। तो सब्सटेंस रिड्यूस आ गया, रिएक्टेंट में देखोगे तो इट इज ZnO विच इज रिड्यूस्ड।
और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ये देखो कार्बन पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में यहां पे आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन। बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं, सीओ लिख के आ जाते हैं तुरंत। गलती नहीं करना। यू आर लर्निंग द राइट कॉन्सेप्ट हियर। द कॉन्सेप्ट गुरु, आई एम योर गुरु इन नीड इंडीड। नाउ एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मैं साइड में हटा देता हूं, पहले रब कर देता हूं फिर साइड में हटा। तो वी आर टेकिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन MnO2, इसमें क्या ऐड कर दिया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको करने से क्या मिला था, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O। ये केमिकल रिएक्शन है। सर इसको बैलेंस नहीं लग रही है, बैलेंस कर दें क्या? चलो लेट अस डू इट। तो यहां पे एक Mn है, यहां पे भी एक Mn है, यहां 2 O2 है, यहां पे एक ही O2 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 O2 कर देंगे, ठीक है, 2H2O कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 क्लोरीन है, यहां पे कितना क्लोरीन है, 2 यहां है, 2 यहां है, तो ये तो बैलेंस्ड है, 4 है। ये देखो बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। साथ ही साथ बैलेंसिंग भी सीख ली। भाई आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए, डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। बट अगर आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझनी है तो पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर में जाइए, हमारे चैनल में अवेलेबल है, और वहां से आप इसको एकदम क्लियर करिए, अपने कॉन्सेप्ट में डाल लीजिए। अब सर ये एग्जांपल आपने बोला कि बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक है, ऐसा क्यों? तो आप देखो यहां पे MnO2 जो था वो रिड्यूस हो गया MnCl2 में। देखो ऑक्सीजन हट गई ना इससे, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और फिर आप देखो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 4HCl है, ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl2 गैस में। तो इसके पास से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। आप देखो हाइड्रोजन इससे क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव होने की प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप। सो ऑक्सीडेशन में अभी तक हमने क्या सीखा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडेशन था, याद है ना। बट नाउ वी आर लर्निंग वन मोर कॉन्सेप्ट राइट हियर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is also oxidation। ये भी बात ध्यान रख लेना। तो यहां पे हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन गैस एंड MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। तो यहां पे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो हो जाएगा, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट में ही देखना है हमेशा। तो MnO2 और ऑक्सीडाइज्ड अगर आप देखने जाओगे, दोनों होंगे, ऑक्सीडाइज्ड देखने जाओगे तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा इसमें HCl, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि इस टॉपिक के ऊपर दे फॉर्म सेवरल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं।
तो इनकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। कर लेना प्रैक्टिस। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चंस, आस्क मी, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन। आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, सर मुझे ये टॉपिक के आप क्वेश्चन भेज सकते हो क्या, आई विल सेंड इट टू यू। तो चलिए, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग टुडेज लेक्चर। बस 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एप्लीकेशन है करोजन और रेंसिडिटी। तो पहले जल्दी से करोजन देख लेंगे। तो करोजन का मतलब होता है कि जो मेन मेटल होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होने के कारण, ऑक्सीजन के एडिशन के होने के कारण क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है। और वो ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो आयरन के केस में रस्ट कहलाती है। आपने देखा है ना कि उसमें वो जंग लग जाती है, हिंदी में जंग बोलते हैं, तो जंग लग जाती है, और गुजराती में काट बोलते हैं। तो क्या होता है, जो आयरन के लिए वो मोस्ट डैमेजिंग होती है। बाकी के मेटल्स में तो क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर देती है, मतलब और मेटल का नुकसान नहीं हो पाता है। ऊपर की लेयर तो हो जाती है पर उसके आगे नहीं होती है। बट आयरन में ऐसा नहीं होता है, वहां पे फ्लेकी सब्सटेंस डेवलप हो जाते हैं, रस्ट लग जाती है और वो धीरे धीरे बिखर के गिरती जाती है। तो मान लो पहले आयरन की रॉड इतनी विड्थ की थी, अगर इसको रस्ट लग गई ना तो धीरे धीरे रिड्यूस होके एकदम पतली हो जाएगी, फिर टूट के गिर जाएगी। तो रस्टिंग के लिए, करोजन के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं, तो देखो सबसे पहले मॉइस्चर वाली कंडीशंस। तो इसीलिए उसमें मॉइस्चर जहां पे ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे करोजन होने के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और करोजन एसिड वगैरह के अगर मेटल कांटेक्ट में आ जाता है तो भी हो जाता है। तो आप इसके ऊपर कुछ छोटी मोटी इक्वेशन दी हुई हैं, वो देख लेना। इट इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इतना सारा कुछ पूछने को है। तो रस्टिंग अगर चलो पूछ लेंगे, अपनी बहुत अच्छी किस्मत हुई तो पूछ लेंगे, अदरवाइज दे डोंट आस्क इट। पर फिर भी कर लेना, बिकॉज आर एम, we are not only preparing for the board exam, we are preparing our concepts for the lifetime। कभी भी जरूरत पड़ेगी लाइफ में तो हमें ये सब चीजें आनी चाहिए, चुटकियों में आनी चाहिए। करोजन के बाद दूसरा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि रेंसिडिटी में एयर जो है वो किसी भी फूड जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है। और एयर के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि उनकी जो फ्रेशनेस होती है ना, क्रिस्पीनेस होती है, वो चली जाती है। जैसे चिप्स में होता है, आप चिप्स का पैकेट खोलिए और रख दीजिए उसको हवा में, तो एयर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के कारण क्या हो जाएगा, वो ऑयल की, फैट की स्मेल आने लगेगी। स्मेलिंग ऑयल और फैट की स्मेल, मतलब हमें पता चल जाएगा ये बासा हो गया है। गुजराती में बोलते हैं हवाई गिरू। तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए सर ये रेंसिडिटी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए देखो, चिप्स की वो आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे वो लेज में, कि जो अर्थ है उसके 4 एलिमेंट्स बताते हैं। तो वाटर बताते हैं, अर्थ बताते हैं, स्काई बताते हैं, और साथ में एयर बताने के लिए लेज का पैकेट रख देते हैं। तो एक्चुअली क्या उसके अंदर एयर है? एयर नहीं है। अगर एयर होती ना तो लेस का पैकेट आप कट करते और खाते तो आपको वो क्रिस्पी नहीं लगता, आप खाते नहीं, फेंक देते, उसमें से स्मेल आती। तो उसके अंदर कौन सी गैस फ्लश की जाती है प्रिवेंट करने के लिए, वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि जितनी वॉल्यूम खाली थी ना, क्योंकि लेज में इतनी सी चिप्स होती है, इतना बड़ा पैकेट है, बाकी सब खाली रहता है, तो वो खाली जगह को ऑक्सीजन ऑक्यूपाई ना कर ले, इसीलिए उसके अंदर पहले से ही नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। और नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट नॉन रिएक्टिव गैस है भैया, वो रिएक्ट ही नहीं करती किसी चीज से, तो फूड पार्टिकल से भी रिएक्ट नहीं करती, और इस कारण से उनकी फ्रेशनेस बनी रहती है। जैसे ही हम पैकेट खोलते हैं नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है और हम चिप्स खा लेते हैं, हमें फ्रेश लगते हैं। बट अगर नाइट्रोजन फ्लश नहीं की होती तो क्या होता, धीरे धीरे ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर हो जाती और फिर क्या होता, वो पूरी उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती। तो इसी नोट के साथ आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे होंगे, पढ़ने का तरीका आप हमसे सीख रहे होंगे सही से। एंड आई गारंटी यू, अगर आप ये लेक्चर, ये चैप्टर और ये चैनल
रेगुलर देखते हैं, क्योंकि मैं रोज अपडेट डालता हूं, रोज नया टॉपिक लेके आता हूं, रोज नए चैप्टर लेके आता हूं, भले ही वो मैथ्स हो या साइंस हो। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आई गारंटी योर सक्सेस, नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन बट इन योर लाइफ ऑल्सो। तो आई होप अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक भी करते होंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। बेल आइकॉन नहीं डाला दबाया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लेना। सिर्फ वीडियो देखा और चले गए, इस मेंटेलिटी से आगे नहीं बढ़ना। और साथ ही साथ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल में जो लोग नीडी हैं उनको शेयर कीजिए, बिकॉज विद्या हमेशा बांटने से ही बढ़ती है। So this is Rohit Naik signing off for today. Your concept guru, your guru in need indeed.